हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की फिजिक्स बुक की लेक्चर सीरीज, जिसमें हम 14वां पार्ट पढ़ रहे थे, अध्याय 14 पढ़ रहे थे, लेक्चर 14 पढ़ रहे थे, चैप्टर 14 पढ़ रहे थे। इसका हम इस चैप्टर 14 के हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर क्लिक करें, उसमें पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब समझते हैं, एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। तो शुरू करते हैं हम अब अगला टॉपिक, जो कि है पीएन संधि। तो हम देखेंगे कि पीएन संधि क्या होती है। कि पीएन संधि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पीएन जंक्शन, बहुत सी अर्धचालक युक्तियों जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई है। कि पीएन संधि जो होती है उसी से ही हम क्या बनाते हैं, डायोड बनाते हैं, उसी से ही हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं। पीएन संधि का मतलब पी और एन पार्ट जो है वो आपस में जुड़े हुए हों और बीच में उनके क्या हो, एक संधि हो, तो इसको हम पीएन संधि कहते हैं। अन्य अर्धचालक युक्तियों के विश्लेषण के लिए, तो जो अन्य जो युक्तियां इनसे बनती है उनका अगर विश्लेषण करना है तो पहले हमें संधि के व्यवहार को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किसी संधि का निर्माण होता कैसे है, तथा जो बाह्य अनुप्रयुक्त वोल्टताएं हैं, अगर हम बाहर से उनको बैटरी से जोड़ दें पीएन संधि को, तो जिसे हम क्या कहते हैं, बायस कहते हैं, इनके प्रभाव में कोई संधि किस प्रकार व्यवहार करती है। तो सबसे हम पहले देखते हैं पीएन संधि का निर्माण कि कैसे करते हैं। तो पी प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालक की पतली पट्टिका पर विचार कीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, पी प्रकार का हमने एक सिलिकॉन अर्धचालक की पतली पट्टिका ले ली, ठीक है, जिसको हम वेफर बोलते हैं। परिशुद्ध रूप से पंच संयोजी अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाकर, अब ये वैसे तो पी भाग है, अब हमें क्या करना है, पंच संयोजक अशुद्धि मिलानी है। इसमें हम क्या मिला देंगे, पंच वाली अशुद्धि मिला देंगे तो हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो कुछ होल, यहाँ के जो होल होंगे वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये पार्ट एन भाग हो जाएगा और ये वाला भाग तो पी भाग था ही था। तो हमें एक क्या लेना है, पी प्रकार का अर्धचालक की पट्टिका लेनी है और उस पर एक भाग पे हमें क्या कर देना है, पंच संयोजी अशुद्धि वहाँ पे मिला देनी है। तो कुछ जो वहाँ एक्स्ट्रा होल होंगे वो इलेक्ट्रॉन के साथ पुनः मिल जाएंगे, और कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो बच जाएंगे पंच संयोजी अशुद्धि के। तो इस प्रकार ये एन भाग बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, पी भाग बन जाएगा। जनरली हम क्या सोचते हैं कि हम एक पी भाग लेंगे और दूसरा एक एन भाग लेंगे और उसको जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ जो जोड़ने में जो है, जोड़ने में हम जो चीज़ प्रयोग करेंगे उसके कारण, क्योंकि वो मटेरियल अलग होगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ये जो है वो पूरी इनकी संरचना ही बिगड़ जाएगी मटेरियल की। तो ऐसा नहीं है, हम एक ही पदार्थ लेंगे, एक ही जो सेमीकंडक्टर मटेरियल लेंगे, अर्धचालक पदार्थ लेंगे, उसी में हम, जैसे हमने एक प्रकार का पी प्रकार का ले लिया, तो अब इस भाग में हम क्या करेंगे, दूसरे भाग में यहाँ पे एन प्रकार, वो जो पंच संयोजी अशुद्धि है वो बहुत सारी डालेंगे। तो यहाँ पे जो पी प्रकार में जो होल थे वो इलेक्ट्रॉन के साथ पुनः संयोजक होकर खत्म हो जाएंगे और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएंगे। तो ये एन प्रकार बन जाएगा, ये पी प्रकार हो जाएगा, ये एन प्रकार हो जाएगा। तो पट्टिका के कुछ भाग को हम क्या कर सकते हैं, एन टाइप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो किसी अर्धचालक का निर्माण करने की बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। अब पट्टिका में पी क्षेत्र एवं अन क्षेत्र तथा पी तथा एन क्षेत्रों के बीच एक धातुकर्मी संधि है। तो यहाँ एक पी क्षेत्र है, यहाँ एक अन क्षेत्र है, और बीच में इनके बीच में क्या है, एक संधि है। किसी पीएन संधि के निर्माण के समय 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है। एक तो होता है विसरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन, दूसरा होता है अपवाह। अपवाह शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा वाले चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालकों में, अगर उनके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, अपवाह होता है। तो एक तो अपवाह होगी प्रोसेस, एक होगी विसरण। तो पहले विसरण होता है, फिर अपवाह होता है। ये किस प्रकार होता है ये हम आगे देखेंगे। कि हम जानते हैं कि किसी एन प्रकार के अर्धचालक में, अगर एन प्रकार के अर्धचालक की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता से क्या मतलब होता है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम Ne से लिखते हैं, होलों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। एन प्रकार में यही होता है कि इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता से ज्यादा होती है। इसी प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। पी प्रकार में क्या होता है, एन जो होल है वो ग्रेटर देन होता है एन इलेक्ट्रॉन के। तो इस प्रकार एक भाग में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दूसरे भाग में होल की सांद्रता ज्यादा है। तो पीएन संधि के निर्माण के समय पी एवं अन्य फलकों के सिरों पर सांद्रता प्रवणता होने के कारण, पी में तो क्या है, होल ज्यादा है, एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इनमें क्या है, सांद्रता प्रवणता है।
यानी कि सांद्रता जो है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम P भाग की बात करें, P से N जाएं तो वहाँ क्या होगी, P की तरफ होलों की सांद्रता ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे घटती हो जाएगी और कम हो जाएगी। यानी कि ये क्या है, एक सांद्रता प्रवणता है। जो सांद्रता है वो दूरी के साथ बदल रही है। तो जब सांद्रता बदलती है तो एक जो घटना होती है उसको हम कहते हैं विसरण। कि जो पदार्थ होता है या कोई भी तत्व होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना चाहता है। तो अब यहाँ हम बात करेंगे कि पीएन संधि के निर्माण के समय P तथा N फलकों के सिरों पर सांद्रता प्रवणता के कारण होल P फलक से N फलक की ओर, होल तो किधर है, P की तरफ ज़्यादा है, N की तरफ नहीं है, कम है, तो सांद्रता N फलक की तरफ कम है, तो होल जाएंगे P से N की ओर विसरित होते हैं। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर विसरित होंगे, N से P की ओर विसरित होते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब जाते हैं तो उसको हम कहते हैं विसरण की घटना कहते हैं। तो आवेश वाहकों की इस गति के कारण संधि से एक विसरण धारा प्रवाहित होती है। तो हमने बाहर से कुछ भी विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, ये केवल सिंपल धारा क्यों प्रवाहित हो रही है, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन है। P भाग में होलों की सांद्रता अधिक है और जैसे जैसे N भाग की तरफ जाते हैं सांद्रता कम होती है। इसी प्रकार N भाग में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता अधिक है और जैसे जैसे आगे जाएंगे इनकी सांद्रता घटती है। तो सांद्रता में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, इनकी गति होती है आवेश वाहकों की, और जिसके कारण धारा जो प्रवाहित होती है उसको हम कहते हैं विसरण धारा। आगे चलते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन P से N की ओर विसरित होता है, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ P से N नहीं है, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लें। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, N से P की ओर जा रहा है, इसको आप करेक्ट कर लें। जब कोई इलेक्ट्रॉन N भाग में क्योंकि ज़्यादा है तो N से P की ओर जाएंगे, तो N से P की ओर विसरित होता है तो वह अपने पीछे एक आयनिक दाता फलक छोड़ देता है। भाई क्या होता है, N टाइप में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्रोड जो होती है वो धनात्मक होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पीछे क्या छोड़ देगा, ये धनात्मक क्रोड तो वहीं रहेगी ना, चाहे इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ जाए तो ये क्रोड तो वहीं रहेगी। तो यही ये बात कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन N से P की ओर विसरित होता है तो वह अपने पीछे एक आयनिक दाता N फलक पर छोड़ देता है। यह आयनिक दाता जो कि धन आवेश होता है, चारों ओर के परमाणुओं द्वारा बंधा होने के कारण क्या होता है, निश्चल होता है, यानी कि एक स्थिर आवेश है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन N से P की ओर विसरित होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, N से किधर जाएंगे, P की ओर जाएंगे। ये P है, ये N है, तो इलेक्ट्रॉन N से P की ओर जाएंगे। तो संधि के N फलक पर धनावेश की, अब ये पीछे क्या छोड़ देंगे भाई, धनावेश छोड़ देंगे। ये धनावेश पीछे छूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो ये धनावेश की एक परत विकसित हो जाती है, इसको हम कहते हैं धनात्मक स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह उसी जगह पे रहता है, ये एक स्थिर चार्ज है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज। तो धनात्मक स्पेस चार्ज की एक पतली परत यहाँ पे विकसित हो जाती है। अब इसी प्रकार जो है वो होल P भाग में क्या होंगे, होल अधिक होंगे, तो होल किधर जाएंगे, P से N की ओर जाएंगे। और होल क्या होते हैं, एक ये होल होता है और वो जो कोर होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे होल जो है P से N की ओर जाएंगे तो पीछे क्या कैसी परत बन जाएगी, यहाँ पे माइनस आवेशों की, स्थिर आवेशों की परत बन जाएगी। तो इसी प्रकार जब कोई होल सांद्रता प्रवणता के कारण P से N की ओर विसरित होता है तो वह अपने पीछे एक आयनित ग्राही, जिसको हम कहते हैं ऋणात्मक आवेश, छोड़कर जाता है, जो निश्चल होता है, वो चलता नहीं है, स्थिर होता है। जैसे जैसे होल विसरित होते हैं, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं कि एक परत संधि के P फलक की ओर विकसित हो जाती है। तो ये ऋणात्मक वाली परत यहाँ P क्षेत्र की ओर विकसित हो गई। आगे बढ़ते हैं। संधि के दोनों फलकों पर विकसित इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को हाशी क्षेत्र कहते हैं। इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को क्या करते हैं, स्पेस चार्ज क्षेत्र या फिर स्थिर आवेश का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाशी क्षेत्र। हाशी मतलब हास हुआ है, किसका हास हुआ है, गतिशील आवेशों का। यह इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा होल जो संधि के आर पार प्रारंभिक गति में भाग लेते हैं, वे इस मुक्त आवेश के क्षेत्र का हास कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये आवेश जो है गतिशील यहाँ नहीं रहेगा, केवल स्थिर आवेश यहाँ पे गतिशील रहेंगे, इसलिए आवेश को हम क्या कहते हैं, हाशी क्षेत्र कहते हैं। इस हाशी क्षेत्र की मोटाई माइक्रोमीटर के 10वें भाग की कोटि की होती है। तो लगभग ये माइक्रोमीटर कोटि की होती है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ मीटर की कोटि की ये होती है। संधि के N फलक पर यानी कि Nवें भाग पर धनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र, ये N भाग है, यहाँ कैसा है, धनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र है, तथा P फलक पर ऋणात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र। P फलक की तरफ कौन सा है,
ऋणात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र है। इस कारण संधि पर धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई, इधर धनात्मक आवेश है, इधर ऋणात्मक आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ जो है एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया N से P की ओर। तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर एक क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस क्षेत्र के कारण P फलक का इलेक्ट्रॉन N फलक की ओर तथा संधि के N फलक का होल P फलक की ओर गति करते हैं। अब देखें ये क्या हो गया, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके कारण, अब यहाँ देखिए P में क्या थे, होल थे, वो किधर जा रहे थे, N भाग की ओर जा रहे थे। ठीक है, अब ये जो होल है N भाग की ओर जाना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, पहले से ही प्लस आवेश है, तो वो इनको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो अब होलों का दूसरी तरफ जाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इधर N भाग की तरफ क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, और इधर अब P भाग की तरफ जाना जा तो रहे थे पहले, लेकिन अब वहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया। तो ये क्या करेगा, इनको प्रतिकर्षित करेगा। तो अब होल भी इधर आना कम हो जाएंगे, यानी कि विसरण की प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी, कौन सी, कि अब देखें ये बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है E। अब P भाग में क्या है, P भाग में हमारे पास हैं कौन से, कुछ अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, ये तो होल थे, कुछ अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन संधि की तरफ क्या करेंगे, गमन करेंगे। इसी प्रकार N भाग की ओर क्या होंगे, होल भी होंगे अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो अब होल चूंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं, तो अब ये विद्युत क्षेत्र इनको इस तरफ आकर्षित करेगा। तो अब संधि की ओर कौन से आवेश जाएंगे, जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक थे वो इस विद्युत क्षेत्र के कारण ड्रिफ्ट करेंगे, ये ठीक है, अपवाह करेंगे। इसको अपवाह बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की इस जो उपस्थिति में जो आवेशों की गति होती है उसको अपवाह बोलते हैं। तो अब कौन सी धारा उत्पन्न होगी, अपवाह धारा उत्पन्न होगी, जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक हैं उनके कारण। तो यही बात यहाँ पे कही है कि इस क्षेत्र के कारण संधि के P फलक का इलेक्ट्रॉन, तो P भाग था, इसमें अल्पसंख्यक वाहक था इलेक्ट्रॉन, वो N फलक की ओर, तथा संधि के N फलक का होल, N फलक में अल्पसंख्यक क्या था, होल था, वो P फलक की ओर गति करता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों की इस गति को हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं, क्योंकि ये किसके कारण हो रही है, विद्युत क्षेत्र के कारण हो रही है। इस प्रकार एक अपवाह धारा जो विसरण धारा के विपरीत होती है प्रवाहित होना आरंभ कर देती है। तो अब ये जो जो अपवाह धारा होगी ये क्या होगी, विसरण धारा के विपरीत होगी। देखें यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है, P भाग में क्या होते हैं, होल होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक, तो इनका तो होता है विसरण। तो होल का विसरण इस दिशा में होता है, और इधर से N भाग से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का विसरण होता है। अब इधर अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट इस दिशा में होता है और होलों का ड्रिफ्ट इस दिशा में होता है। तो देखें पहले जो विसरण धारा है वो किस तरफ थी, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में धारा होती है, तो ये I हम कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं विसरण को, तो ये ID इस दिशा में, इस इलेक्ट्रॉन विसरण के विपरीत। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इस तरफ हो रहा है, अपवाह। तो इसके विपरीत जो अपवाह करंट होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी। तो ये जो है ये ड्रिफ्ट करंट हमें इस तरफ मिलेगी, और ये क्या थी, डिफ्यूजन करंट थी, और ये ड्रिफ्ट करंट थी। तो दोनों क्या है, विपरीत दिशा में हो रही है। चलते हैं आगे। आरंभ में विसरण धारा उच्च होती है, प्रारंभ में कौन सी धारा बहती है, विसरण धारा ही बहती है, और अपवाह धारा बहुत ही कम होती है। जैसे जैसे विसरण प्रक्रिया होती जाती है, संधि के दोनों फलकों पर अंतराकाशी आवेश क्षेत्र, अंतराकाशी आवेश मतलब जो स्थिर आवेश हैं वो विस्तारित होते रहते हैं। इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अपवाह धारा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। विद्युत क्षेत्र जितना प्रबल होगा अपवाह धारा भी उतनी ही प्रबल होगी। तो पहले तो विसरण धारा ज़्यादा होती है, फिर विसरण धारा धीरे धीरे घटती जाती है और अपवहन धारा बढ़ती जाती है। और यह प्रक्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि दोनों धाराएं, विसरण धारा तथा अपवाह धारा, परिमाण में समान नहीं हो जाती। जब परिमाण में समान हो जाएगी और दिशा दोनों की विपरीत है, तो इस प्रकार एक पीएन संधि बन जाती है। और साम्यावस्था में पीएन संधि पर कोई नेट विद्युत धारा नहीं होती, क्योंकि साम्यावस्था में दोनों धाराएं बराबर हो जाती है। अब चूंकि दिशा विपरीत है इसलिए कुल धारा कितनी होती है, 0 होती है। तो आगे हम बात करते हैं कि N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों की हानि। N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, P क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, तथा P क्षेत्र में होलों की प्राप्ति के कारण N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है,
किसके कारण? विसरण के कारण। और इधर से जो होल हैं वो किसके कारण जा रहे हैं? जो होल है वो अपवाह के कारण जा रहे हैं पी क्षेत्र में। तो एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है और पी क्षेत्र में होलों की प्राप्ति हो रही है। तो इन दोनों क्षेत्रों की संधि के आर पार क्या उत्पन्न हो जाता है? एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभव की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि यह आवेश वाहकों के ओर प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। ये क्योंकि अपवाह का विरोध करता है कि जो है वो अब क्योंकि साम्यावस्था आ गई है, तो साम्यावस्था आ गई है तो ये क्या करेगा? अब आवेश वाहकों के ओर प्रवाह का विरोध करेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होती है? साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब चित्र 14.11 में संधि को साम्यावस्था में तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर यहाँ पे दर्शाया गया। अब देखें ये संधि जो साम्यावस्था में है इसकी एक फिक्स चौड़ाई बन गई, W इस हाशी क्षेत्र की चौड़ाई बन गई, E विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ इस तरह लग रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमें बता दिया क्या कि अब इधर से इधर अपवाह यहाँ पे नहीं होगा, होलों और इलेक्ट्रॉनों का अपवाह अब नहीं होगा। तो ये क्या बन गया? एक विभव रोधिका यहाँ पे बन गई कि अगर यहाँ से आवेश वाहकों को इस तरफ जाना है P से N की ओर, तो इनको इस विभव रोधिका को पार करना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि N पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन खोए हैं। तो N प्रकार का जो पदार्थ है उसके तो इलेक्ट्रॉन आगे गए हैं और P पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन अर्जित किए हैं। इस प्रकार P पदार्थ के सापेक्ष N पदार्थ क्या है? धनात्मक है। चूंकि N ने तो अपने इलेक्ट्रॉन खोए हैं और P ने क्या किए हैं? इलेक्ट्रॉन अर्जित किए हैं। इसलिए P पदार्थ के सापेक्ष N पदार्थ कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसलिए यहाँ देखें P पदार्थ के सापेक्ष N पदार्थ क्या है? धनात्मक है। इसलिए इसका वोल्टेज क्या रखा है? ज्यादा रखा हुआ है यहाँ P की तुलना में। चूंकि विभव N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉनों की रोकने का प्रयास करता है। अब चूंकि ये जो है विभव जो है वो N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकने का प्रयास ये कर रहा है, तो अतः इस विभव को प्राय रोधिका विभव हम कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? रोधिका विभव दे दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकने का प्रयास कर रहा है किधर? N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर। ये न्यूमेरिकल है, हम आगे देखेंगे इसको उदाहरण को। अब हम बात करेंगे किसकी? अर्धचालक डायोड की, कि डायोड क्या होते हैं। अभी तक हमने संधि समझ ली, अब हम समझेंगे अर्धचालक डायोड। तो डायोड का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड कि हमने पीएन संधि बनाई है उसके अगर किनारों पर क्या कर दें? कुछ मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दें जिससे कि हम उसको परिपथ में जोड़ सकें, तो ये दो इलेक्ट्रोड इसके हो गए। तो अर्धचालक डायोड मूल रूप में एक पीएन संधि ही होती है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं। अगर हम पीएन संधि जो हमने बनाई उसके जो सिरे हैं उस पर यहाँ मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दें ताकि इसको हम परिपथ में जोड़ सकें, धात्विक संपर्क यहाँ पे लगा दें, यानी कि धातु की परत यहाँ पे लगा दें, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? परिपथ में जोड़ सकते हैं। तो ये जो संरचना बनती है कि पीएन संधि पे धात्विक हमने क्या लगा दिए? संपर्क लगा दिए, तो ये क्या बन जाता है? इसी को हम क्या कह देते हैं? अर्धचालक डायोड कह देते हैं, ताकि इस संधि पर कोई बाह्य वोल्टता अनुप्रयुक्त की जा सके, इसको हम परिपथ में जोड़ सके सेल या बैटरी के साथ। इस युक्ति के दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। तो अर्धचालक डायोड को प्रतीकात्मक रूप में, अब प्रतीक के रूप में कैसे दिखाते हैं कि ये दो संपर्क को दिखाते हैं, दो डायोड को दिखाते हैं, दो इलेक्ट्रोड को दिखाते हैं, और ये P भाग को दिखाता है और ये N भाग को दिखाता है। तो ये जो तीर है वो P भाग को दिखा रहा है और ये N भाग को दिखा रहा है। तीरों की दिशा जो है परिपाटी के अनुसार विद्युत धारा की दिशा, तो जो ये तीर की जो दिशा है वो किस प्रकार दिखा रही है? विद्युत धारा की दिशा में, दिशा साम्य रोधिका को दर्शाती है, जबकि डायोड अग्रबायसित है। तो अगर डायोड अग्रबायसित है तो धारा किस दिशा में बहेगी उसके अनुसार इस तीर की दिशा को दर्शाया गया है। तो जब अग्रबायसित होता है यानी कि P को प्लस से जोड़ा जाता है तो होल इधर गति करेंगे, यानी कि धारा की दिशा भी इधर ही होगी, इसलिए ये जो है वो तीर का निशान ऐसे दिखाया हुआ है। विभव को डायोड के सिरों पर बाह्य वोल्टता V अनुप्रयुक्त करके परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस पे जो विभव लगता है उसको अपन इसको बैटरी से जोड़ के इसको प्रयुक्त जो है वो बदल सकते हैं। पीएन संधि डायोड बिना किसी बायस की अवस्था के चित्र में दर्शाई गई है। तो अगर हमने कुछ भी बाहर से बायसिंग नहीं लगाई गई है तो ये इस प्रकार से इसका वोल्टेज होता है।
ठीक है, कि n भाग का जो है वो धन विभव पर रहती है और p भाग ऋण विभव पर रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n भाग से p भाग की तरफ आए हैं। तो अब आज के इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम अग्रदिशिक बायस और पश्चदिशिक बायस को समझेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर।